नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस चुनौतियां अभी बाकी है। जी हां, तो अब लगभग साफ हो चला है कि कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन बढ़ेगा। पहले ही कुछ राज्यों ने इसका ऐलान कर दिया था प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने के बाद, और कल प्रधानमंत्री इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। सबसे बड़ी उम्मीद यही है। लेकिन उस ऐलान में और क्या बातें होंगी? क्या उस ऐलान में कई तरह की ढील की भी बात की जाएगी? क्या उसमें इंडस्ट्री के लिए कुछ खास होगा? क्या उसमें मजदूरों के लिए खास होगा? क्या उसमें मार्केट्स के लिए कुछ खास होगा? किस तरह की लॉकडाउन में हम जाएंगे यहाँ से आगे? क्योंकि आप प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पहले हम चल रहे थे जान है तो जहान है, लेकिन अब जान भी और जहान भी, यानी कि आपकी जान की भी रक्षा करनी है और आपके जहान की भी, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ भी देखना है। तो कल का प्रधानमंत्री का ये संबोधन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम यही चर्चा करेंगे कि अब यहाँ से किस तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। कोरोना को लेकर हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितना इसको रोकने में कामयाब हुई है, और यहाँ से आगे हम लॉकडाउन को लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी चुनौतियां इसके साथ खड़ी होने जा रही हैं उनके हमारे पास क्या उपाय हैं। तो आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ कुछ बड़े मेहमान शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, एसोचैम के प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी, फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रशांत नारंग जी, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब, CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे और रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। तो ये अब लगभग तय है कि हम लॉकडाउन के दूसरे चरण में आगे बढ़ रहे हैं, जो 30 अप्रैल तक हो सकता है। और अलग अलग राज्यों से, जैसा मैंने कहा कि पहले ही कुछ राज्यों ने कह दिया है कि वो लॉकडाउन में आगे जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि कल जब प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर देंगे तो आगे की क्या रूपरेखा वो रखेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अब दूसरी चीज़ों की भी चिंता, इकोनॉमी से लेकर तमाम जो दूसरे लोग हैं, कारोबार हैं, धंधे हैं, इन सब को लेकर भी अब चिंता बड़ी हो चली है। देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर पिछले 20 दिन में सरकार ने आगे क्या करना है इसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाया है तो मुझे इस बात पे ताज्जुब होगा। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उस वक्त CNBC आवाज़ अड्डा के ऊपर ही बहस करते हुए, चर्चा करते हुए मैंने ये कहा था कि सरकार को चाहिए कि भविष्य का एक ब्लूप्रिंट बनाना अभी से शुरू कर दे, क्योंकि लॉकडाउन से आप संक्रमण को तो, शरीर को होने वाले संक्रमण को तो रोक सकते हैं, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को जो संक्रमण होता है उसका असर 7 से लेकर 10 साल तक रह सकता है। ऊपर से हमारी अर्थव्यवस्था कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं थी, पहले से ही आर्थिक गतिविधियां काफ़ी मंद थीं, जो विकास दर थी वो नीचे गिरती जा रही थी, उत्पादन घट रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं था, रोज़गार में बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी, रोज़गार का बाकायदा संकट था। ऐसे में लॉकडाउन के बाद तो ये समस्याएं और भी ज़्यादा संगीन होनी चाहिए थी। उसी वक्त हम लोगों ने, और मेरे ख्याल से उस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ चर्चा कर रहे थे वो मेरी इस बात की तस्दीक भी करेंगे और मुझसे सहमत भी थे कि वो योजना अभी बनानी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे लगता है, मैं सकारात्मक रूप से सोचता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार ने काफ़ी कुछ उस योजना को बना लिया होगा। ये ठीक है कि जिस स्थिति में अभी कोरोना संक्रमण की स्थिति है भारत में, उसमें करीब 15 दिन या हो सकता है 1 महीना और लॉकडाउन चलाना पड़े। मैं मान के चलता हूं 15 मई तक भी लॉकडाउन चलाना पड़ सकता है, लेकिन इस बीच में सरकार के पास अर्थव्यवस्था को शुरू करने का, आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने का कि एक सिक्का बंद ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। दूसरी बड़ी नाकामी ये हो सकती है, जो कि मुझे दिखाई पड़ रही है कि शायद ये नाकामी है, वो ये है कि टेस्टिंग की गति हमारे देश में बहुत धीमी है। हम दिखाते हैं कि अमेरिका में बहुत लोग मर गए और बहुत लोग संक्रमित हैं, लेकिन आप देखिए अमेरिका में करीब 15 लाख से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, जबकि भारत में, दिल्ली में, जहां टेस्टिंग की संख्या आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा है, वहां ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या उसके आसपास लोगों की टेस्टिंग हुई है। यहाँ तक जो रैपिड इन्फ्लुएंजा टेस्ट के किट हैं, जो राज्य सरकारों ने भी इनका ऑर्डर किया हुआ है और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने भी ऑर्डर किया हुआ है, अभी तक उनकी सप्लाई नहीं हुई है। तो अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे देश में वास्तव में कोरोना के संक्रमित लोग कितने हैं,
किस स्तर में हैं, उनका कितना इलाज होना चाहिए, किसको आईसीयू में भेजा जाना चाहिए, किसको कोई केवल अपने घर में रह के ठीक हो जाएगा, कौन काम पे जाने काबिल है, इसकी कोई योजना नहीं हम बना सकते जब तक कि हम बड़े पैमाने पर टेस्टिंग न करें। ना हमने टेस्टिंग की है और अभी तक सरकार की तरफ से आर्थिक गतिविधियों को दोबारा चालू करने के बाद में कोई भी योजना सामने नहीं आई है। मुझे उम्मीद है कल प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करेंगे और ऐसी घोषणा करेंगे जिससे हम सब लोगों को आश्वस्ति होगी। जी बिल्कुल। तो क्या घोषणा हो सकती है और क्या आर्थिक प्लान जो है वो तैयार किया गया है, वो तो हम सैयद जफर इस्लाम साहब से भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, रवि मलिक साहब के पास। मलिक साहब, एक जो प्रश्न यहाँ पर अभय दुबे जी ने उठाया वो काफ़ी मौलिक भी है और काफ़ी मौजूद सवाल भी है कि हमको उस पानी की गहराई तो नापनी होगी। जिस चीज़ के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमने अपने देश को 21 दिन के लॉकडाउन में डाला, उसमें हम एग्जैक्टली पहुंचे कहाँ हैं? और उसका एक बहुत बड़ा पैरामीटर या बैरोमीटर जिसे हम कहें वो ये टेस्टिंग ही हो सकती है कि वो हमें एक सही स्थिति बताए। तो क्या जो मौजूदा रेट है टेस्टिंग का देश के अंदर, उससे हम सही आकलन कर पा रहे हैं कि अभी हम इस समस्या पर खड़े कहां पर हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो जहां तक लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन तो बड़ा सक्सेसफुल रहा। आप ये देखिए, हमारे देश का बचाव, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो बचाव ही इसलिए हुआ है कि हमने बड़ा जल्दी लॉकडाउन कर दिया और दूसरे देशों ने जिन्होंने लॉकडाउन को थोड़ा लेट किया उनको परेशानी काफी भुगतनी पड़ी। तो लॉकडाउन का डिसीजन बड़ा अच्छा था। अब दूसरी चीज आती है टेस्टिंग की। हमारे इधर इनिशियली टेस्टिंग की स्पीड काफी कम थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से टेस्ट काफी हुए जा रहे हैं और उससे केस भी डिटेक्ट हो रहे हैं। और जब भी हम लॉकडाउन करते हैं वो कारगर तभी होता है जब उसके साथ हम टेस्टिंग करें, क्योंकि टेस्टिंग करेंगे तो केस पता चलेंगे, केस पता चलेंगे तो हम वहां पर उनको आइसोलेट करेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। तो आइसोलेशन के साथ में या लॉकडाउन के साथ में टेस्टिंग होनी बड़ी जरूरी है। मैं यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि लॉकडाउन कितना चलेगा, कल क्या घोषणा होगी क्या नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, इस तरह का वायरस जिसकी हमारे पास अभी दवाई उपलब्ध नहीं है, जिसकी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए बेहतर तो यही रहेगा कि उसको जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। तो अगर लॉकडाउन का स्ट्रेटेजिक डिसीजन सरकार लेती है तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम लोगों की उसके अंदर सेफ्टी रहे। जहां तक इकोनॉमी का तल्लक है, देखिए हमें ये देखनी है इकोनॉमी पे बिग ब्लो कब पड़ेगा। क्या जब ये बीमारी फैल जाएगी तब कितना बड़ा ब्लो पड़ेगा, या हो सकता है जो 2-4 हफ्ते का हम लॉकडाउन करके इस बीमारी को कंट्रोल कर ले तब क्या बिग ब्लो पड़ेगा। तो हमारे को एक दूरगामी एक दृष्टि से देखना पड़ेगा कि ये जो है इकोनॉमी के ऊपर ब्लो जो है वो कब कम पड़ेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मैं सोचता हूं कि हमारे देश में ये बहुत अच्छा हुआ है कि लॉकडाउन से हम सबका बचाव हो गया। 130 करोड़ की पॉपुलेशन, अगर आप अमेरिका से कंपेयर करें, वहां पे रोज 2000 मौतें होती हैं और यहां पे कुल अगर 300 का आंकड़ा भी पहुंचा है तो वो भी तब पिछले 2 महीने के पेंडेमिक में पहुंचा और वहां पे एक ही दिन में 2000 की मौतें हो जाती हैं। और पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाए तो ये मौतें कुछ भी नहीं है। मौत तो एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मौतें कुछ नहीं है। तो मैं ये सोचता हूं कि लॉकडाउन एक बहुत अच्छा विकल्प है हम लोगों के लिए, जिससे ये बचाव रहेगा। जी, तो अभय साहब कहना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बार इस्लाम साहब के पास होके आता हूं, फिर आपके पास। इस्लाम साहब, तो कुल मिला के जो स्थिति है सरकार की वो ये है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अब ना कुएं में गिरना है ना खाई में गिरना है, एक पतली सी टाइट रोप पर चलना है। हमने एक बड़ा वक्त निकाल लिया लॉकडाउन में, आगे की तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ अब कुछ मौलिक सवाल अपना सिर उठा रहे हैं, मसलन अर्थव्यवस्था, लोगों के रोजगार, लोगों के पास खाने पीने का सामान, बहुत सारे ऐसे लोग जो डेली बेसिस पे ही कमाते खाते हैं, उनका आगे क्या। तो इसके लिए आगे के लिए किस तरीके से सरकार की अप्रोच, मैं आपसे एग्जैक्टली प्लान तो नहीं पूछ रहा, लेकिन अप्रोच क्या है? देखिए, बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। उनका अप्रोच बहुत सीधा साधा है कि जो प्रथम प्रायोरिटी में आनी चाहिए वो प्रथम आनी चाहिए, जो सेकंड प्रायोरिटी में होनी चाहिए सेकंड प्रायोरिटी में, और उसी तरह से प्रायोरिटी इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी चल रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार के लिए क्या चाहिए कि लोगों को इस भयानक वायरस से बचाना, इस मीनेस जो सोसाइटी के लिए उससे किसी तरह से बचाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता। किसी भी सेंसिबल आदमी को ये सवाल उठाना नहीं चाहिए कि ये सरकार की प्राथमिकता नहीं होगी। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जिसपे अब तक हम लोग सही साबित हुए हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करना चाहिए सबको कि आगे भी हम इसी तरह से बचते हुए निकल जाए और ये महामारी से हम बच जाए। अगर महामारी से हम बच जाते हैं, जिस तरह से आज तक का पैटर्न दिख रहा है कि हम बच रहे हैं, अगर हम इस तरह से निकल जाते हैं तो
आपके इकोनॉमी में जो भी इम्पैक्ट आया है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, जो भी लॉकडाउन के समय या स्लो डाउन के समय, ये रिकवर करना बहुत आसान है। आप पॉलिसी मेजर से रिकवर कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज कर सकते हैं, आप थोड़ा पंप प्राइमिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा सरकार एक बड़े पैकेज दे सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर ये घातक बीमारी अगर पूरे समाज में फैल जाए, उसकी भरपाई कोई नहीं सरकार कर पाएगी, कोई इंसान नहीं कर पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहला प्रायोरिटी जो लिया वो पहले लॉकडाउन, सेंसिटाइज किया लोगों को, लॉकडाउन किया। फिर आपको जो लोगों को चिंता सता रही थी कि भाई आपको अपने सबसे 31 मार्च का डेडलाइन है, वो सारी चीजें दूर की। फिर गरीबों के पेट पे कोई तकलीफ ना हो, उसलिए उन्होंने राहत की पैकेज अनाउंस की, गरीब मार्जिनलाइज जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसके लिए। साथ साथ आरबीआई भी बहुत सारे जो इकोनॉमी के लिए आरबीआई से जो अपेक्षा थी, आरबीआई भी एक नई स्कीम ले, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स ली। और आगे मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार, देखिए कभी कभी होता है कि इस तरह के सिचुएशन में आपको बहुत तेजी से जो उसका बहुत बड़ा फायदा भी होता है। तो आज जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो है, जिस तरह से पैंडेमिक ने ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट किया है, आप हमारी बात आज शायद अटपटी लगे आपको, लेकिन जितनी समझ है 20 साल से फाइनेंशियल मार्केट में रहा हुआ हूँ और जितने लोगों से बात करता हूँ सुबह से शाम तक, मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम इससे निकल के आते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो दुनिया में वो हिंदुस्तान को होने वाला। और इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से शुरू होगी, फास्ट होगी, ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन होगा और फिर से एक अच्छे दौर में होंगे और जो वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और हिंदुस्तान उसमें बहुत अच्छे पोजीशन पे होगा। ऐसी हमारी सोच है, समझदारी हमारी यही बताती है। और अगर दुनिया के कई बड़े इंडस्ट्रीज से बात कीजिए, देश के बड़े इंडस्ट्रीज से बात कीजिए, आज उनका मूड बिल्कुल डिफरेंट है। जो आपके लॉकडाउन से पहले था, इस महामारी के आने से पहले था, और आज उनका देखिए वो चाहते बस ये सिचुएशन खत्म हो और फिर से वो जुट जाए। तो हमारे साथ बैठे ही हैं सर, हम जरूर राय लेते हैं। निरंजन हीरानंदानी साहब हैं, खुद तो बड़े डेवलपर हैं ही देश के, लेकिन एसोचैम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं और लाखों एमएसएमई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। तो निरंजन जी, बहुत कुछ किया सरकार ने, उसमें कोई शक की बात नहीं है और ये बड़ी ही अभूतपूर्व जिसको कहना चाहिए अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आई थी दुनिया के सामने, हमारे सामने भी थी। लेकिन क्या जो कुछ अब तक किया गया है वो हमारी पर्सनल हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्थ को भी दुरुस्त रखने के लिए काफी है? मैं आपका एक नजरिया जानना चाहूंगा। जरूर, मैं समझता हूं जो बताया अभी कि प्रायोरिटी तो हेल्थ के ऊपर ही देनी थी और वो बहुत सही तरीके से हुई। पूरे विश्व में हम प्रधानमंत्री का एक पोजीशन रहा है कि वो लीडरशिप जो बताए हैं और इस पगले लेने पर वो बहुत बेहतरीन है। और आज हम उम्मीद यही करते हैं कि जैसे ही उन्होंने हेल्थ की तरफ से बहुत ध्यान दे के इसके ऊपर विश्व में ये गर्व पाया है कि हम इसमें सब उत्तम रहें, वैसे ही हमें फाइनेंशियल पैकेज की उम्मीद रख रहे हैं कि एक फाइनेंशियल स्टिमुलस मिल जाए हमारे इंडस्ट्री को, हमारे एसएमईज को, हमारे ऑर्डिनरी व्यापार, छोटे छोटे व्यापारी के जो तकलीफें हैं और बिजनेस के और रीस्टार्ट करने में जो है उसके ऊपर एक फाइनेंशियल स्टिमुलस आ जाए। और जो आरबीआई की जो रोल है फाइनेंशियल लिक्विडिटी और बढ़ाने की, और ये पैसे उनको भी बिजनेस को मिल जाए, मेरे अंदाज से इसके ऊपर अब ध्यान आने का समय आएगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि कल जब प्रधानमंत्री देश में ये बात करेंगे तो नक्की ये फाइनेंशियल पैकेज के बारे में जरूर बात होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद में हमें ये पीछे नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि 11 तारीख को कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल साहब ने एक हमारे होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी भेजी है कि वो फेज वाइज कैसे बिजनेस और व्यापार स्टार्ट कर दें, और नीति आयोग ने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने कल हमारे एक बातचीत में उन्होंने बताया कि हमें अलॉन्ग विथ जो लाइफ्स के साथ लाइवलीहुड भी स्टार्ट करने की आवश्यकता है, और मेरे अंदाज से ये भी साथ साथ में होए। और इसके बाद साथ साथ में हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आवश्यकता है, दूसरी बातें में जो हमको ख्याल रखना है वो भी ख्याल रखते हुए
हम इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दें कि हमारे जो एसएमईज हैं उनका जो वर्ग है बहुत तकलीफ में है, उनको कैसे हम राहत दें, इकोनॉमिक और फिस्कल पैसेज और स्टिमुलस पैकेज कैसे दें, वो बहुत ही आवश्यक है। वो तकलीफ में है, बहुत पेन में है, और उनको मदद करने में मेरे अंदाज से ये इकोनॉमी फिर शुरुआत हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं ठीक। थोड़ा जवाब दे दूं, अगर आप मौका दें तो 10 सेकंड में जवाब दूं। ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं बग्गा साहब के पास जाऊंगा। ले लीजिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके संकेत तो ऑलरेडी दिए गए हैं कि किस तरह का स्टिमुलस आएगा, क्या प्राथमिकता होगी सरकार की, कैसे लिक्विडिटी सिचुएशन क्रिएट होगी। वो आरबीआई इस दिशा में काम कर रही है, सरकार इस चिंतित है इस दिशा में। मुझे लगता है कि सरकार ने जो संकेत दिए, आप खुद स्वयं जो वित्त मंत्री निर्मला जी ने, उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा था कि हम जल्दी पैकेज लेकर कुछ आएंगे, कुछ घोषणा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सोच चल रही है सरकार में, टास्क फोर्स बना हुआ है, इस दिशा में सोचा जा रहा है, एक्सपर्ट्स के कमेंट्स आए हैं, सभी लोगों के कमेंट्स आए हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा पैकेज, मतलब उम्मीद पॉजिटिव रखनी चाहिए कि जो अपने पैर चादर कितनी है उसके अंदर जितनी पैर फैला सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए देश में जो बेस्ट हो सकेगा वो जरूर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक पैकेज है जिसकी तैयारियां पूरी हैं और उम्मीद है कि वो एक पैकेज है जो राहत तो लेकर आएगा। लेकिन बग्गा साहब, जो कुछ 20-21 दिन में, अब तक 20 दिन में करीब हमें लॉकडाउन में हो गए, तो पैकेज आने वाला है, अच्छी बात है, उससे पहले भी कुछ और रियायतें दी गई हैं। लेकिन इस समय जो आंकड़े कह रहे हैं या जो चीजें, जो क्योंकि आप लोग तो नंबर्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो अब हमें एग्जैक्टली यहां से आगे चलते हुए किसी पैकेज की दरकार, पैकेज से मतलब जो मदद मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन क्या पैकेज उसके लिए काफी होगा या हमें कुछ और अलग तरीके के बड़े कदम उठाने पड़ेंगे? मिसलन कुछ रियायतें इस तरह की देनी पड़ेगी जो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, या बहुत ज्यादा पैसा आपको इकोनॉमी में डालना पड़ेगा, भले ही आप अभी प्रिंट करके डालें? मतलब वो एक ऐसा चित्र है जिसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि हर दिन पिक्चर बदल रही है। लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? नहीं, बहुत सही बात कही आपने। मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा। एक, ये लॉकडाउन बहुत जरूरी था, जैसे सब वक्ताओं ने भी कहा, और हमने काफी हद तक, मैं कहूंगा 50% जंग जीत ली है। अगले 3 हफ्ते बहुत जरूरी हैं कि हम ये लॉकडाउन में रहें और इसका फ्लैटन करें कर्व को, तो ये तो बहुत अच्छा है। दूसरा है कि एक लेवल के बाद ये लॉकडाउन इकोनॉमी को बहुत हर्ट करने लग जाएगा, तो और ये अब हमें इजाज करने पड़ेंगे तरीके इससे निकलने के, उभरने के। तीसरा, जो अभी तक स्टिमुलस आया है, सोशल वेलफेयर का स्टिमुलस बहुत अच्छा है, एनजीओस ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूं, 4.5 करोड़ मील्स बांटे गए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा पूरे दुनिया, ये हमारे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में। तो काम अच्छा हुआ है। इकोनॉमी बहुत बुरे हालत में है, इकोनॉमी नेगेटिव दर्शाएगी इस तिमाही में, अप्रैल से जून में, और कई विशेषज्ञ तो पूरे इस फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से मार्च तक का होता है, फाइनेंशियल ईयर 21 को नेगेटिव ग्रोथ का ईयर कह रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, जैसे आपने कहा, कि अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसी एक्शन लिया जाए। ये मॉनिटाइज करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट पे रुकना नहीं पड़ेगा। दुनिया भर कर रही है। अगर अमेरिका $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी में $6 ट्रिलियन डाल रहे हैं, नोट ही छाप रहे हैं, वो 30% अपने जीडीपी का स्टिमुलस डाल रहे हैं। जापान $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन डाल रहे हैं, वो अभी 20% का जीडीपी डाल रहे हैं। तो हम 3.5 से 4% अगर फिस्कल डेफिसिट ले जाते हैं, वो काफी नहीं होगा, क्योंकि ये जो महामारी फैली है और इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है, जिस तरह से सरकार ने बहुत अच्छी तरह जानें बचाई हैं, अब लाइवलीहुड जो आपने कहा वो बचाने की जरूरत है। और विपिन, इसमें क्या है, सबसे पहले किसान है, फसलें कट रही हैं, वो सप्लाई चेन काम करना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज, आज के दिन 3.5 लाख ट्रक अटके हुए हैं पूरे भारत में, 35,000 करोड़ का माल अटका हुआ है। वो सरकार ने अब वॉर फुटिंग पे उनको छोड़ने का निर्देश दिया है। हमें होप है कि वो हो जाए। किसान दूध फेंक रहे हैं, सब्जियां फेंक रहे हैं, क्योंकि वो पहुंच नहीं पा रहे मार्केट। तो सबसे पहले किसान की सप्लाई चेन, फिर इंडस्ट्री आप बहाल करिए, क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्शन जा रही है
तो बहुत लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। तीसरा, एसएमई जो हीरानंदानी जी ने बोला, और बजट से ही हम कहते आए हैं, आप देखिए 6 करोड़ जो टोटल एमएसएमई एसएमई है भारत में, उसमें से 1/4 बैंकरप्ट हो जाएगा मई के एंड तक, अगर उनको राहत नहीं पहुंचाई गई। लोगों के पास 2 महीने से ज्यादा का कैश बैलेंस नहीं है, वर्किंग कैपिटल लाइंस नहीं है, और बैंकर्स अभी इस माहौल में लोन देने को भी उनको मुश्किल आएगी। लिक्विडिटी जरूर आरबीआई ने दी है, कौन बैंकर अभी किस लेवल पे देगा पैसे? अगर आपकी दुकान ही नहीं चल रही, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, मैं तो बैंकर रह चुका हूं, मैं तो नहीं लोन दे पाऊंगा। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये फेयर नहीं है अगर हम उनको पुश करें, तो ये सरकार की तरफ से आना पड़ेगा विपिन। एसएमई के लिए, हर सेगमेंट, हर सेक्टर के लिए बहुत ही हमें क्रिएटिव सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे और अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ पैसा डालना पड़ेगा इकोनॉमी को उभारने के लिए। राइट, तो इस पर एक राय प्रशांत नारंग साहब आपकी भी बनती है, चाहे वो एमएसएमई हो, एसएमई हो, चाहे वो लाखों दुकानदार हो, क्योंकि हम जो रोज सड़क पर निकलते हैं, देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कितने हैं जो अगर ये लॉकडाउन 1 महीने या 15-20 दिन और चल गया, या रेड जोन में उनकी दुकानें आ गई जहां खोलने का मौका नहीं मिला, तो आगे चलते हुए वो क्या सस्टेन कर पाएंगे? तो हर लेवल पर है, और इवन सबसे लास्ट लेवल पर भी अगर पैसा नहीं हुआ तो इकोनॉमी में एकदम बड़ा सा ठहराव आ जाएगा। जी बिल्कुल विपिन जी, जैसे जितने भी पैनलिस्ट ने अब तक कहा है कि लिक्विडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए, और ये लिक्विडिटी मेरे हिसाब से जो सिर्फ पेपर पे नहीं होनी चाहिए, इट शुड रीच जो जितना नीचे एक व्यापारी है, छोटे से छोटे लेवल पर उस लिक्विडिटी को पहुंचाना सरकार को कैसे इंश्योर करना है वो उसे देखना है। क्योंकि सिर्फ एक पैकेज आ जाने से और अगर व्यापारी को पैसा नहीं मिला तो उस पैकेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो सेकंड चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी पॉलिसीज़ और जितनी भी हम स्कीम्स लेकर आएंगे एक छोटे व्यापारी के लिए, जितने भी उद्योगपति हैं उनके लिए, वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। इस टाइम पर बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस हैं जो व्यापारी जिससे जूझ रहे हैं, और इस टाइम पर अगर जो पॉलिसीज़ आती हैं अगर उनकी कंप्लायंस सिंप्लीफाइड नहीं हुई, मतलब मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि पेटीएम जैसी एक ऐप एक छोटा सा दुकानदार, एक चाय वाला भी अपने ठेले पे लगा के बैठा है, इसका मतलब वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आई। मुझे लगता है कि सरकार के जो भी इनिशिएटिव हों वो उतने सिंप्लीफाइड हों कि एक छोटे से छोटा व्यापारी उसका बेनिफिट ले पाए। दूसरी चीज़ जो सरकार की तरफ से है वो तो है ही कि जो सरकार ने इस तरफ जो एफर्ट्स करने हैं और वो सरकार करेगी, तो दूसरी तरफ से मुझे लगता है जितना एसएमई सेक्टर है उसे भी एक इनिशिएटिव लेना है। ये जितने भी बेनिफिट्स आएंगे सब समझते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर को, और एक हमारे पॉपुलेशन की मेजर जो एक प्रपोर्शन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रहा है। तो ये एसएमई सेक्टर को भी देखना है कि वो कैसे बहुत जल्द से जल्द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अपने आप को शिफ्ट करे ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि जितनी भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो मेरी राय में तो यही है कि सरकार सिंप्लीफाइड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए व्यापारियों को, और व्यापारी भी अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलें ताकि उसका बेनिफिट ले पाएं। राइट, तो इस्लाम साहब आप हाथ भी उठा रहे थे और ये सवाल आप ही के पास आएगा कि वाकई एक योजना बना लेना, एक पैकेज का ऐलान कर देना वो एक मूव है, लेकिन उसका उस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होना, उसको बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना, वो उससे भी बड़ा टास्क है। क्या उसके लिए तैयार हैं हम? उसकी तैयारियाँ पूरी हैं? देखिए, मैं ये तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि क्या डिस्कशन चल रहा है और किस तरह के सुविधाएं देने वाले हैं, क्या पॉलिसी मेजर्स आएगा, क्या पैकेज अनाउंस होगा, इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि सरकार की जो सोच है कि वो पूरी तरह से समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि आज के हालात में हर जगह बिल्कुल अगर स्टैंड स्टिल हालात है तो इससे सभी इकोनॉमी में हर सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है, और छोटे व्यापारी बहुत बड़ा जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो मुझे लगता है कि वो सारी सोच है, और वो जब कुछ भी सॉल्यूशन आएगा तो इन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। लेकिन आज जो आरबीआई ने जो अनाउंस किया था, एलटीआरओ का जो अप्रोच अनाउंस किया था, उसमें देखिए बड़े एनबीएफसीज जो हैं उनको ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब ट्रिपल बी नॉर्मली अगर आप बॉन्ड इशू कीजिए या फिर आप
सीपीज इश्यू कीजिए तो आपको कोई सब्सक्राइब नहीं होता है। लेकिन आरबीआई ने एक सर्कुलर ने बहुत साफ किया है कि रेटिंग कर्व पे बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, ताकि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी अगर BBB रेटिंग है तो उनको भी बैंकों द्वारा और आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी पहुंचाया जाए। उसके साथ साथ आरबीआई भी, मैंने खुद गवर्नर साहब से बात की, आरबीआई भी बहुत सारी इन सब चीज़ों पे चिंता कर रही है और जरूर ऐसा कुछ वो बहुत मॉनिटर कर रही है। और लिक्विडिटी की जहां तक सवाल है, आप देखिए अगर LTRO के रूट के द्वारा 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जो क्रिएट होगी, उससे 50% जो है वो प्राइमरी मार्केट में, 50% सेकेंडरी, मतलब बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन जिनका अगर सेकेंडरी बॉन्ड इश्यूएंस नहीं है तो प्राइमरी में वो इश्यू कर सकते हैं और जिसको इसको जिस बैंक खरीद सकता है और आरबीआई को दे सकता है। तो ये मेरे ख्याल एज ए कोलैटरल, तो मेरे ख्याल से अभी लिक्विडिटी पहुंचाने की पूरी कोशिश है। कई और स्कीम, मुझे पूरी उम्मीद है कि कई और न्यू इनोवेटिव स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ताकि सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो मार्केट में है उनको सभी सेक्टर्स को ये लिक्विडिटी फराहम हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी इमीडिएटली फुल फोर्स से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिटरेंट भी आएंगे क्योंकि हम एक ऐसी चीज से मुकाबला कर रहे हैं जो बड़ी छुप के बैठी हुई है। तो हम बना तो बहुत कुछ सारे प्लान सकते हैं, लेकिन वो कितने सक्सेसफुल होंगे वो कई और कंडीशन पे भी डिपेंड करेंगे। अबे दुबे साहब, आप शुरुआत में कुछ और क्रॉस टिप्पणी करना चाहते थे, लेकिन सबकी राय मुझे लेना जरूरी थी। लेकिन अब आप बताएं, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे जब जफर साहब ने अपनी बात रखी थी। देखिए, जो यहाँ जो बात हो रही है, मोटे तौर पे हम सब लोग एक दूसरे से सहमत हैं। यहाँ कोई असहमति नहीं है। जफर साहब ने जो बात कही है, बग्गा साहब ने जो बात कही है, डॉक्टर मलिक जो कह रहे हैं, हीरानंदी साहब जो कह रहे हैं, सब बातों से मैं सहमत हूं। मेरा इशारा एक ऐसी बात की तरफ है जो अभी तक नहीं आई है। वो ये है कि लॉकडाउन के अंदर जो प्रतिबंध होते हैं, उन प्रतिबंधों को जरूरत के मुताबिक, परिस्थितियों के मुताबिक और जगहों के मुताबिक कायम रखते हुए कैसे आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत की जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, एक राहत पैकेज दिया जा चुका है, दूसरा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए राहत पैकेज की मांग हो रही है, जो बिल्कुल सही है। वो राहत पैकेज भी दिया जाएगा, मेरा अनुमान है कि दिया जाएगा। हम सब लोग देखेंगे कि वो आएगा राहत पैकेज। लेकिन सवाल ये, राहत पैकेज जमीन पर तो तभी उतरेंगे जबकि लोग घर से बाहर निकलना शुरू होंगे, जब मजदूर उत्पादन के केंद्रों में जाएंगे, जब मंडियां किसी न किसी रूप में, आंशिक रूप से या पूरे रूप से कहीं ना कहीं खुलेंगी, जब खरीद फरोख्त होगी, जब चीजें बाजार में आएंगी, जब उपभोक्ता निकलेंगे उन्हें खरीदने के लिए, तभी तो आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। यह काम कैसे होगा, सवाल इस बात का है। यह सबसे बड़ी केंद्रीय महत्व की बात है। लॉकडाउन अगर हम एकदम खत्म कर देंगे तो अभी तक हमारी जो उपलब्धियां होंगी वो शून्य हो जाएंगी। तो लॉकडाउन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कम से कम 15 दिन या 1 महीने तक लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद लॉकडाउन किस तरह अपने प्रतिबंधों को जरूरत के मुताबिक कायम रखते हुए लोगों को बाहर निकलने की इजाजत मिले और लोग आर्थिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी करें। समाज की गति बिल्कुल शून्य हो गई है। यहां तक कि जो बाहर कुत्ते और गाय और बैल ये सब घूमते थे, उनके भी जान की नौबत आ गई, उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसी हालत में ये ब्लूप्रिंट बनाना बहुत जरूरी है। राहत पैकेज घोषित करना एक नीतिगत बात है, रुपए का बंदोबस्त करना एक नीतिगत बात है। वो नए नोट छाप के किया जाए या दूसरे जरियों से किया जाए, सरकार इस मामले में मैं मानता हूं कि कुशल है और वो ऐसा करेगी जी। लेकिन उसको करने के बाद होगा क्या? वो जमीन पर कैसे उतरेगा, वो जनता के बीच में कैसे आएगा, समाज के साथ उसका रिश्ता कैसे बनेगा, उत्पादन के साथ उसका रिश्ता कैसे बनेगा? जी बिल्कुल नहीं, ये काफी अच्छा सवाल है और इनफैक्ट अब बहस का जो आधा दौर निकल गया, उसके अगले आधे दौर में हमको इसी पे बात करनी है कि ये होगा कैसे। वैसे इसके लिए मोटा मोटा प्लान तैयार भी है, अभी उसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि किस तरीके से आप लॉजिस्टिक चीजों को मूव करेंगे या किस तरीके से, जो अभी ये था कि 1.5 से 2 लाख ट्रक जो देश भर में फंसे हुए हैं उनका मूवमेंट आप कैसे कराएंगे, आप इंडस्ट्री को वो छूट कैसे देंगे, आप जो मजदूरों का मूवमेंट बहुत इधर उधर हो गया है, आप उनको कैसे वापस से स्ट्रीमलाइन करेंगे। तो ये सारे सवाल रहेंगे। इसके लिए मोटा मोटा खाका सूत्रों से
बातचीत के दौरान चल रहा है, लेकिन आधिकारिक ऐलान तो शायद कल के बाद ही हमें सुनने को मिलेगा। तो यहां एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम खास तौर पे इसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे कि आपने एक समाधान ढूंढ लिया, लेकिन जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं, जिस अजीब सी स्थिति में हम लोग हैं, उसके दौरान उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको जीवन भी बचाना है और जीवन के लिए जरूरी चीजों को भी बचाना है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पहेली को, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश होगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और अब हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से हम निपटने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत सारी बाकी हैं। ब्रेक से पहले चर्चा हुई हमारे पैनल के साथ कि क्या कुछ किया जा सकता है इन चुनौतियों से निपटने के लिए, खासतौर पे जब अब जान भी बचानी है और अपने जहान को भी बचाना है। लेकिन यह है कि बहुत सारी प्लानिंग आपने कर ली, लेकिन उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ जो शत्रु है जिसके खिलाफ हम खड़े हैं वो इतना अदृश्य और इतना तेज है कि आप उसके बीच में से कैसे रास्ता बनाएंगे ये देखना होगा। क्योंकि अभी तो उसने आपको यहां तक ला दिया कि आपको 20 दिन के लिए, अपना 21 दिन के लिए देश बंद करना पड़ा। तो अब क्या इतना आसान होगा उसको चकमा देना? तो मैं यहां डॉक्टर रवि मलिक से शुरुआत करना चाहूंगा। मलिक साहब, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल होगा कि अब अभी तक आपने लॉकडाउन को रखा कि भाई ऐसे करके हम इसे कंटेंट करेंगे, लेकिन अब जब खोलने की बारी आएगी, भले ही वो सिलेक्टिव तरीके से हो, आप जोन बना के करें, लेकिन ये खतरा बड़ा बरकरार रहेगा कि जैसे ही आपने कहीं से भी ढील दी तो कोरोना आपके ऊपर फिर से हावी हो सकता है। तो ऐसा फुल प्रूफ प्लान तो शायद बन ही नहीं सकता, लेकिन क्या तरीका होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे एकदम चलती गाड़ी को ब्रेक मारेंगे तो ऑब्वियसली उसमें उलट पुलट होगी। तो ये जब भी लॉकडाउन ब्रेक होगा, वैसे तो सरकार अपनी सूझबूझ से, अपनी एडवाइजरी से डिसीजन लेगी और पहले भी बहुत अच्छे डिसीजन है, आगे भी अच्छे डिसीजन लेंगे। लेकिन एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं बताना चाहूंगा कि इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, कि भाई पहले आपने जो है कम्युनिटीज फंक्शंस अभी छोड़ दिए और आपने जो है रोजमर्रा की थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी शुरू कर दी, और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया क्या ये फैल तो नहीं रहा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की एक्टिविटीज कर देंगे, उससे नेक्स्ट स्टेज की एक्टिविटीज कर देंगे। दिस विल बी अ बेटर वो। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो इकोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा बचाव केवल एक ही है, अगर हम ह्यूमन बींग्स को अच्छे से बचा के उनको बीमार होने से रोक गए तो हमारी इकोनॉमी बच जाएगी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको बताऊंगा, इस वक्त हमारी सोच इकोनॉमी पे तो चलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी सोच हमारी चलनी चाहिए किस तरह से इस पैंडेमिक को हम रोकें। आप इस तरह से देखिए, अगर किसी परिवार में खुदा नहीं खास्ता एक मृत्यु हो जाती है तो उसके पूरे आने वाले पता नहीं कितने सालों उसके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा, बनिस्बत के अगर 2, 4, 6 हफ्ते हम लोग उसको किसी तरह से प्रॉपरली से कंट्रोल कर लें तो दैट विल बी अ बेटर वो। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। देखिए, जनरली हम लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन हो गया तो सब कुछ हो गया। लॉकडाउन के साथ WHO कहता है आपको 5 चीजें और करनी पड़ेंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अपने शरीर को तैयार करके रख दो, कल को कोरोना आ सकता है। तो जिसको भी डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, वो सब अपने को बहुत ध्यान से रखें। जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो खास ध्यान रखें, स्पेशली हमारे एल्डरली जो 65 साल से ऊपर हैं। अगर कोई सिगरेट पीता है बिल्कुल छोड़ दे। हैंड हाइजीन को बहुत बहुत प्रॉपरली फॉलो करें, चाहे आप लॉकडाउन में है चाहे नहीं है। रेस्पिरेटरी और हैंड हाइजीन आपकी पूरी फॉलो होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडोर एक्सरसाइजेज और डाइट को आप रखिए ताकि आपकी जो शरीर है वो बिल्कुल परिपक्व रहे, कल को बाई चांस कोरोना का अटैक हो तो। लॉकडाउन अलोन विल नॉट वर्क। लॉकडाउन के साथ ही हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सब लोग सॉलिडेरिटी के साथ में और ऑल और नन के हिसाब से लॉकडाउन को फॉलो करेंगे। पता चला मैं तो अच्छे से कर रहा हूं लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे, तो हम सब एक ही किश्ती में चल रहे हैं, सबको दिक्कत तो है। और लास्ट चीज जो सबसे बड़ी चुनौती यही है क्योंकि जिस तरह की पॉपुलेशन देश के पास है, हमारे पास जितने वैरायटी के लोग हैं, जितनी अलग अलग कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था की लहरें हैं या जो इकोनॉमिक इंडिकेट लेवल्स हैं लोगों के कमाई के, उस हिसाब से अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं, तो वहां पर सबको एक साथ एक ही सोच के साथ लाने में थोड़ा प्रैक्टिकली मुश्किल होगी। निरंजन जी, एक सवाल मेरे मन में आता है और वो ये कि चाहे उसे आप रियल एस्टेट की दृष्टि से देख लें या संपूर्ण इंडस्ट्री की दृष्टि से देख लें कि जो तमाम लेबर थी जो काम कर रही थी, चाहे वो रियल एस्टेट में कर रही हो, चाहे दूसरे फैक्ट्रीज में कर रही हो, छोटे छोटे SMEs में कर रही हो, वो बिखर गई है पूरी तरीके से। अब
जबकि आप लॉकडाउन में रहेंगे, आप सिलेक्टिव लॉकडाउन में रहेंगे, हो सकता है कि आप थोड़ा मूवमेंट शुरू कर दें, लेकिन लोगों का ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं कर पाए, तो ऐसे में काम करने वालों की बेसिक लेवल पे तो शायद बहुत बड़ी कमी रहेगी। वो एक बहुत बड़ा डिटरेंट होगा कि आप चाहेंगे भी तो वो एक्टिविटीज शुरू कैसे होंगी दोबारा। तो मेन मुख्य यही बात है कि हम कैसे ये शुरुआत करें। स्टेप नंबर 1, हमारे पास लगभग 40 के 50% वर्कर्स साइट पर ही रह चुके हैं। जितने भी माइग्रेंट रिटर्न हुए वो 50% से कम ही है। इसलिए 50% हमारे पास वर्कर्स हमारे साइट पर, हमारे शहर के अंदर, हमारे फैक्ट्री के नजदीक, ये सब एसएमईज के आसपास में ही रहते हैं। तो मेरे अंदाज से ये अच्छी बात है कि 50% ही वर्कर्स अब अवेलेबल हैं, जो अब शुरुआत करने में स्टेप नंबर 1, जब भी हम बोलते हैं कि 100% सब एक साथ में काम पर नहीं है, नहीं तो सेग्रीगेटिंग डिस्टेंस करना, ये डिस्टेंसिंग करने में मुश्किल हो जाएगी। तो फेज 1 में हम ये स्टेप कर दें कि जो जहां साइट पर हैं, जैसे हमारे साइट आप देखिए, हमारे पास 4000 वर्कर अब साइट पर हैं। 2000 वर्कर चले गए, लेकिन 4000 वर्कर आज भी साइट्स पर हैं। तो ये काम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वहां कोई भी यहाँ केस नहीं हुआ है, लेकिन जो भी कानूनी तौर पर वो बता रहे हैं कि हम टेम्परेचर रोज देखें, सेग्रीगेटिंग डिस्टेंस हम रखें, उनका डॉक्टर वहां हो और उनको दुरुस्त खाना पीना दें, ऐसे करते हुए हम शुरुआत कर सकते हैं। फैक्ट्रियां भी कर सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी कम होगी, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने की आवश्यकता है। नहीं तो अभी जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन शुरुआत हो रही है ग्रामीण विभाग में, ये सब जो बाकी के भी जो वर्कर्स हैं वो चले जाएंगे। आप कितना भी लॉकडाउन कर देंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि ये वर्कर्स ये उम्मीद रखते थे कि ये 15 तारीख को खुल जाएंगे। इसलिए पार्शियल जो हम समझते हैं, लुकिंग आफ्टर ऑल सेफ्टी कंसर्न, जो भी सेफ्टी फैक्टर्स है हम रखते हुए ये शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्व की बात है और वैसे ही शुरुआत होना जरूरी है। और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कल 11 तारीख को चिट्ठी भेजी है होम सेक्रेटरी को, वो उसी डायरेक्शन पर, उसी आइडिया से उन्होंने उस तरफ से किया है कि ये रोटी रोजी भी शुरुआत हो जाए कि जो वहां ठहरे, और बाकी के जो लोग चले गए हैं उसको हम सेकेंड स्टेज पर, जब ये लॉकडाउन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट और ओपन हो जाता है, उसके बाद में, और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में ये रिटर्न हो। अभी वो वापस ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है। दूसरी बात आपने जिक्र की, सब लोग ने जिक्र की कि हमें ये जो इकोनॉमी है उसको हम वापस कैसे उस तौर पर लेके आए कि एक जोश वापस दिवाली के आसपास हो जाए। वहां हमने एसोचैम के द्वारा ये सुझाव दिया है कि जो जीएसटी है उसको लगभग 50% कट करना चाहिए 6 महीने के लिए, टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी। क्योंकि जितना भी आज लोग हैं वो हेजिटेट कर रहे हैं खर्चा करने के लिए, इसलिए ये पार्शियल जीएसटी का 50% विद डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दें। तो ये एक सुझाव एसोचैम ने दिया है वित्त मंत्री को कि ये जो फाइनेंशियल पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज में, ये डिमांड साइड, जो बाकी अब तक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में इन्होंने सब स्टिमुलस के विचार किए हैं, लेकिन डिमांड साइड जो है उसके ऊपर कुछ करने की आवश्यकता है। ये एक एसोचैम के द्वारा हमने सुझाव दिया था। जी नहीं, आपने डिमांड साइड का जिक्र किया, काफी अच्छा है। मैं प्रशांत जी के पास जाता हूं। प्रशांत जी, जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि आपकी बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ जाएगी, क्या होगा कि इतने रोजगार चले जाएंगे, बहुत सारे सेक्टर्स में डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो होटल और इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, वहां पर चीजें समय लगेंगी जहां पर ठीक होते होते, और ऐसे में जॉब पे बड़ा इंपैक्ट आएगा। अब जॉब पे इंपैक्ट आएगा तो सीधे सीधे आपकी डिमांड साइड है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो क्या टिपिकल विशियस सर्कल जैसा बन जाएगा जिससे निकलने में बहुत छोटी छोटी बातों को और बहुत लंबे वक्त तक आपको उनको सुई धागे से पिरोना पड़ेगा? बिल्कुल सर, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक तो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल एक तरीके से जिनका काम बंद हो जाएगा, तो उन सेक्टर्स में तो बेरोज़गारी एक बहुत मोटे स्तर पे बढ़ेगी। बट अगर हम उद्योगपतियों को देखें या हम रियल एस्टेट को देखें तो वहाँ पर भी जैसे निरंजन जी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपने कंसिडर करते हुए
हमें अपने आधे वर्कर्स के साथ ही काम करना चाहिए। तो उन बाकी आधे वर्कर्स को जिनको हम अगर रोज़गार नहीं दे रहे हैं तो उनका भी क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब आज किसी भी उद्योगपति के पास ये नहीं है, क्योंकि जब सरकार ने ये कहा कि किसी भी वर्कर को आप निकालिए मत, किसी भी वर्कर का आप तनख्वाह मत काटिए, तो मेरे हिसाब से जितने भी मार्च के महीने की सैलरीज थी, जो वेजेस थी, वो सब उद्योगपति जितने भी थे या जितने भी छोटे व्यापारी भी हैं, उन सब ने वो मार्च की सैलरी अपने जितने भी रिजर्व्स थे उसमें से निकाल कर दे दी। कुछ लोग हैं जिनके पास शायद अप्रैल का महीना निकालने के पैसे हों, पर आगे चलकर तो वो उन सब कर्मचारियों को रोज़गार नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को देखते हुए ये एक सवाल तो डेफिनेटली है, इसमें सरकार कैसे उद्योगपतियों की मदद कर सकती है। कुछ मेरे हिसाब से उद्योगपति कंट्रीब्यूट करे, कुछ सरकार करे और कुछ ये जो कर्मचारी हैं ये खुद कंट्रीब्यूट करें। तो मेरे हिसाब से इन सब के एफर्ट्स को मिलाकर इसका कोई हल निकल सकता है और आगे बढ़ सकती है ये बात। जी, तो अजय बग्गा साहब, क्या आगे चलते हुए 5-6 महीने, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उनको ना तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है, ना उनको अपनी बैलेंस शीट्स के बारे में सोचना है, उनको बस यही देखना है कि वो खुद भी चले और उनके साथ जो जो एसोसिएटेड है वो भी चले? विपिन, अभी सर्वाइवल का इशू है। आप सेक्टर टू सेक्टर देखिए, हमने बहुत अच्छा काम किया कि 20 किलो गेहूं, 20 किलो चावल, दालें हर घर में पहुंचा दी हैं। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में सरकार ने अच्छा काम किया, क्रेडिट हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। किसानों पे भी आई एम श्योर हर स्टेट बहुत अच्छा काम करेगी। रह क्या जाता है, जो लेबर है आपका इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री नहीं चलेंगी। स्पेशली भारत क्या है, 55% भारत सर्विस है। सर्विस तो बंद पड़े हैं, होटल्स हो, टूरिज्म हो, आपका ट्रांसपोर्ट हो, सब कुछ ठप पड़ा है। उसको फिर चलने में बहुत टाइम लगेगा और उसको आपको देना पड़ेगा। और जो मैं कह रहा था, जो अभय दुबे जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसको मैं ऐड करना चाहता हूं कि ये जो फेड के चेयरमैन ने, विपिन जी, एक बहुत अच्छी चीज बोली। उन्होंने कहा 2008 में फाइनेंशियल कॉन्टेजियन था, इस बारी हमने चक्का जाम किया है, तो हम जो कुछ होगा हम करेंगे। जितने नोट छापते हैं हम छापेंगे, क्योंकि हमने आपको हाथ पीछे बांध के बोला कि आप सब कुछ बंद कर दो जाने बचाने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि पूरी पॉलिटिकल क्लास को ये समझ आए, ताकि कोई सरकार को फिर सूट फूट ना बोले जब वो यहाँ पैकेजेस लेके आए। अभी इकोनॉमी को बचाने का टाइम है। अभी ये नहीं है कि पॉलिटिकल क्लास बोले कि आप क्रोनिक कैपिटलिज्म कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट कहां जाएगा? जिसके पास एसेट है उसका चक्का जाम कर दिया, उसको बैंक को भी इंटरेस्ट देना, उसको सैलरीज भी देनी है, वो कहां जाएगा? आपके 6 करोड़ एसएमई एमएसएमई में से 2 करोड़ तो बर्बाद हो जाएंगे अगले महीने तक, अगर हम उनको राहत नहीं पहुंचाते। फिर आप देखिए मिडिल क्लास, इतनी कंपनियों की चिट्ठियां आ रही हैं जो लिख रहे हैं कि हम सैलरी कट दे रहे हैं 50%, 60%, टॉप वालों को 1 रुपए के लिए काम करेंगे। सरकार ने अपनी सैलरीज काटी। मिडिल क्लास वाला कहां जाएगा? जो टैक्सेबल है, जो जाके चावल नहीं ले सकता, किसी से भीख नहीं ले सकता, बट उसको अपना देश, उसको अपना ईएमआई चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है। मिडिल क्लास के लिए भी सरकार कुछ सोचे। ये नहीं कि मिडिल क्लास दुधारू गाय है, उसको आप सैलरी, उसका टैक्स काटते रहे और छोड़ दें उसको हर वक्त कि वो हमें वोट देगा। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि बहुत जरूरी है कि बैंक्स को बचाया जाए, क्योंकि आपने क्या कहा, अप्रैल से जून इंटरेस्ट कोई नहीं पे करता, उसको एनपीए में मत लीजिए। 2 केस आ गए हैं विपिन जी, एक सुप्रीम कोर्ट में, एक बॉम्बे हाई कोर्ट में है, जहां लोगों ने पिटीशन डाली है कि इंटरेस्ट ही हमें चार्ज ना किया जाए। बैंक अगर इंटरेस्ट नहीं करेगा तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि बैंक का बहुत बड़ा पैसा एक पैकेज आए, जिस तरह से फेड जाके सीधा बॉन्ड्स खरीद रहा है मार्केट में, जो जफर भाई ने बोला एलटीआरओ, उसको बहुत बड़े स्केल पे करना है। जितने बॉन्ड्स हैं आरबीआई को खरीदना है, जो यूएस ने 2008 में किया था या फेड अभी कर रहा है। और फेड ने क्या काम किया, 4 हफ्ते में कर दिया, जो उसने 2008 में 9 महीने लगाए थे करने में, इस बारी 4 हफ्ते में उसने कर दिया। तब यूएस का मार्केट आज चल रहा है। ये बहुत जरूरी है कि आरबीआई उतरे और आरबीआई करे।
राइट चलिए, तो बहुत सारे सवाल हो गए इकट्ठे। अब जफर साहब के एंड पे, तो सर आपके लिए अब यहाँ से समझ लीजिए रैपिड फायर ही है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लूंगा कि जो शुरुआत में आया था कि ये बड़ा तीखा काम होगा या बड़ा कठिन काम होगा, दुधारू तलवार पे चलने जैसा काम होगा, दुधारी तलवार पे, कि आपको एक तरफ जान भी बचानी है और दूसरी तरफ आपको इकोनॉमी को भी बचाना है। तो अब वो जो पूरी मोबिलिटी लाने की बात है, कोरोना के बीच में से रास्ता बनाते हुए, जो अभय दुबे साहब ने भी प्रश्न उठाया था, उसके लेकर क्या तैयारी है? अगर खोल भी रहे हैं, लेकिन खतरा यह रहेगा कि आप किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, चेकिंग के लेवल क्या उतने ऊपर रख पाएंगे? देखिए, दो तीन अहम चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात कि अगर की इम्पैक्टेड सेगमेंट्स जो होंगे इस पूरे, जो अभी दिखता है साफ साफ, जिसका जिक्र भी बहुत लोगों ने किया अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर आप देखिए तो बॉटम 20% उसको बड़ा इम्पैक्ट होगा, जिसके बारे में आप करें, चाहे आप दिहाड़ी मजदूर बोले, चाहे आप लोअर मिडिल क्लास बोले, चाहे आप ब्लू कॉलर जॉब बोले, इस तरह के जो लोग हैं बॉटम 20% को इस तरह की सिचुएशन में डेफिनेटली तकलीफ होती है, वो सरकार समझ रही है। दूसरी जो उसके बारे में राहत पैकेज भी अनाउंस किया, फर्दर और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी सरकार उस दिशा में सोचेगी। सरकार की चिंता उस बॉटम 20% पे है। अब बाकी रही जो आपको जो एक एसएमई है, एमएसएमई सेक्टर जो है, अगर इसमें आपको अगर रेवेन्यू नहीं रहा तो इस पर जरूर जाहिर है, किसी ने कहा कि तो कैश फ्लो नहीं रहेगा, कैश एट हैंड जो है वो नहीं है, तो आपको जाहिर है बैलेंस शीट में पैसा नहीं, तो आपके पास वो तकलीफ आएगी। तो ये एक इम्पैक्टेड सेगमेंट है। तीसरे जो है फाइनेंशियल मार्केट से, जिसके बारे में आप अभी बग्गा जी भी कह रहे थे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, अगर इस तीनों चीज पे अगर एड्रेस किया गया और सरकार इस दिशा में, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिशा में सोच रही होगी। कुछ चीजें तो सामने दिख रही हैं, कुछ चीजें जो है आने वाली हैं। तो ये सारे जो मिडिल क्लास भी इसमें एड्रेस हो जाएंगे, उसमें लोअर मिडिल क्लास भी एड्रेस हो जाएंगे, उसमें दिहाड़ी मजदूर भी, उसमें लेबर क्लास भी, उसमें इंडस्ट्रियल हाउसेस भी हैं, वो भी एड्रेस हो जाएंगे। और लिक्विडिटी की पोजीशन भी ठीक रहेगी और बैंक भी जो है, बैंक का क्रेडिट ऑफ टेक भी बढ़ेगा। ये सारी चीजें जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है, हाँ बिल्कुल सही है इस्लाम साहब, लेकिन ये ध्यान में पूरा रहे कि ये सब करते वक्त भी हम कोरोना से हमारी लड़ाई चल रही है, वो कहीं गया नहीं है फिलहाल, और उसको कंटेन करना फिर इसके भी ऊपर चला जाएगा। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें जो है, इसीलिए मैंने कहा कि सारी चीजें उसी वक्त होगी जब सही समय होगा। इसीलिए डायनामिक सिचुएशन है। ये आज पैकेज अनाउंस, इसलिए मैंने कहा सरकार इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कर रही है, जब जैसी जरूरत है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है सरकार, वो सही तरीका भी है। लेकिन ये जरूर है कि कोरोना जो एक जो है, अभी हम एंट्रेंस में, बाकी कुछ देश जो है वो अभी कहीं ना कहीं मिडिल में अपने इसके देयर इन द मिडिल ऑफ दिस, और कुछ अभी कोई बाहर नहीं निकला है कोरोना से, कोई भी देश बाहर से नहीं निकला, चाहे चाइना भी हो, सबको चिंता भी कोरोना की है। तो ऐसे में हम जाहिर है कि इसका पूरा ध्यान रखेंगे। जो भी पॉलिसी आएगी सरकार की तरफ से, इस चीज को ध्यान रखते हुए आएगी कि कोरोना में अभी कोरोना से हम जूझ रहे हैं, कोरोना अभी हमसे को अभी हराया नहीं, अभी उससे लड़ाई चल रही है। तो ये लड़ाई चलने में समय जरूर लगेगा। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसके संकेत दिए है कि लंबी लड़ाई है, लेकिन लंबी लड़ाई को ध्यान रखते हुए, उस चीज को प्रोटेक्ट करते हुए लंबी लड़ाई में एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी होगी कि केंद्र ठीक है बहुत कुछ कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन वो आखिरकार पूरा देश बटा हुआ तो राज्यों में है, तो राज्यों को भी इंप्लीमेंटेशन का वो लेवल लाना पड़ेगा, इसलिए केंद्र राज्य का समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नहीं, वो हो रहा है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री बार बार, आप देखिए पिछले 15 दिन में 3 बार जो है कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ प्रधानमंत्री से, जो कि कलेक्टिव जो है स्टेट और सेंटर के बीच में बात हुई। इंडिविजुअल कॉल कितने होंगे, इंडिविजुअल मीटिंग कितनी होगी, तो आप अनगिनत हुई होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कलेक्टिव कॉल किया सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ। और इस चीज के लिए क्या है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन, आपने बिल्कुल सही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सोच समझ के करनी, कोई चीज की भी, इसलिए कि अगर एक साथ आपने खोल दिया तो फिर ये इसका जितना 15 दिन का लॉकडाउन का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा, 21 दिन का लॉकडाउन का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको जो फेज मैनर में किस तरह स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स प्रधानमंत्री से और जो सरकार से एक्सपर्ट्स तो क्योंकि समय समाप्त हो रहा है जफर साहब, इन सारी बातों के ऊपर जो एक बहुत मौलिक सा प्रश्न, और वो ये कि जो हमारी सप्लाई साइड है, क्योंकि देखिए हम कोरोना से तभी लड़ेंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी तभी चला पाएंगे जब सब लोगों को पोषण मिलेगा, चाहे कोई खरीदने की स्थिति में हो चाहे ना हो, कुछ लोगों को सरकार दे रही है, लेकिन सप्लाई साइड अब बुरी तरह से धीरे धीरे चोक होती जा रही है। अब चीजों की कमी वास्तविकता में बदल रही है, उसके लिए क्या प्लान है?
नहीं, मैं आज भी अगर आप देखिए होम मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर आया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे बॉटल नेक्स जो हैं वो रिजॉल्व कर लिए गए हैं। मूवमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहले खाली ट्रक नहीं जा सकते, तब खाली ट्रक भी जाने के लिए इजाज़त दे दी गई है, भरी ट्रक भी जा सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये गाड़ियां जहां फंसी हुई थी स्टेट से निकल जाएंगी। वो सारे बॉटल नेक्स जो है रिजॉल्व कर लिए गए हैं। अब मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं। सप्लाई चेन का हम पूरे तरह से ध्यान रख रहे हैं कि सप्लाई में कहीं दिक्कत नहीं आए, और सप्लाई चेन हर वक्त वैसे ही कायम रहेगा। जो होम डिलीवरी का भी पूरा फोकस, जो होम डिलीवरी वाली जो कंपनियां हैं उनको भी हम पूरे तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं देश की जनता को आपके चैनल के द्वारा कि सरकार बिल्कुल चिंतित है और सप्लाई चेन कहीं से भी नहीं टूटेगा, न टूटने दिया जाएगा। उस दिशा में जो अहम फैसले लेने थे आज लिए भी गए हैं, आगे भी लिए जाएंगे, लेकिन सप्लाई चेन को बरकरार रखा जाएगा। जी ठीक है। अब चूंकि समय पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई का दूसरे चरण में पहुंच गए हैं, जो पहले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले में तो हम कंप्लीटली हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, बंद कर लिया था, लेकिन जब हम अब सड़क पर उतरेंगे, जब हम काम करेंगे, जब हम किसी तरीके से इकट्ठे होंगे, तो वहां क्या हम काम करते हुए भी अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाते हुए भी कोरोना जैसी चीज को मात दे पाएंगे, ये शायद आने वाले कुछ दिनों में अनफोल्ड होगा। एक एक फैसला यहाँ महत्वपूर्ण रहेगा सरकार की तरफ से, और इनफैक्ट आम व्यक्ति का भी योगदान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कितना नियमों का पालन कर रहा है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। जो डॉक्टर रवि मलिक ने बातें बताई उनका कितना ध्यान रख पा रहा है। तो ये लड़ाई सबकी है, सरकार की भी है, आपकी भी है, हमारी है। लेकिन ये मान लीजिए कि दूसरा चरण आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अब आपको यहां पर दो मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी है। आपको जान की भी रक्षा करनी है और आपको जहान को भी बचाना है। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।